Good morning, ma'am. Good morning, students. Myself Neha Nag, student of BSc Nursing, fourth year. Now I will deal about hiatus hernia. In which hiatus hernia we will see introduction, definition, what are the types of hiatus hernia, what are the causes, their pathophysiology, their sign and symptoms, how to investigate the hiatus hernia, and how to manage hiatus hernia. So, firstly we will see introduction. In introduction, we will see what is hernia, what is hiatus, then what is hiatus hernia. So first, hernia. Whenever any part of the body pushes into a place where it does not belong, it's known as a hernia. ठीक है, जब भी कोई बॉडी पार्ट ऐसे प्लेस में पुश हो जाता है जहाँ वो बिलोंग नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? hernia. ठीक है, जब भी कोई बॉडी पार्ट ऐसे प्लेस में पुश हो जाता है जहाँ वो बिलोंग नहीं करता है, उसको हम हर्निया बोलते हैं. ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ द बॉडी पार्ट. मीन्स किसी भी बॉडी पार्ट का प्रोट्रूट हो जाना या फिर बाहर की ओर निकल जाना. ठीक है, नेक्स्ट हाइटस. द हाइटस इज डिफाइंड एज एन ओपनिंग विद इन द डायफ्राम, द मस्कुलर वॉल सेपरेटिंग द चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी. जो हाइटस है वो एक ओपनिंग है जो डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट होता है. जो हाइटस होता है वो मस्कुलर वॉल होता है जो सेपरेट करके रखता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को. ठीक है, हाइटस क्या है? एक ओपनिंग है जो डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट होता है और ये एक मस्कुलर वॉल होता है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में सेपरेट करके रखता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज hiatus hernia. A hiatus hernia occurs when the upper part of the stomach pushes through an opening in the diaphragm and up into chest. This opening is called as esophageal hiatus or diaphragmatic hiatus. ठीक है, जो हाइटस hernia वो कब अकर होता है? जब स्टमक का जो अपर पार्ट है वो ऊपर की ओर पुश हो जाएगा. कहाँ? चेस्ट कैविटी में. किसके थ्रू होगा? डायफ्राम में जो ओपनिंग प्रेजेंट होता है. ठीक है, अभी हमने देखा जो डायफ्राम में ओपनिंग प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइटस. ठीक है, जो हाइटस हर्निया कब अकर होगा? जब स्टमक का जो अपर पार्ट है वो ऊपर की ओर पुश हो जाएगा चेस्ट कैविटी में, जो डायफ्राम में जो ओपनिंग प्रेजेंट होता है उसके थ्रू. ठीक है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसोफेजियल हाइटस या फिर डायफ्रामेटिक हाइटस. ठीक है, नॉर्मली अ पोर्शन ऑफ द इसोफेगस एंड ऑल ऑफ द स्टमक आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो कुछ पोर्शन जो इसोफेगस का है वो और ऑल जो स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो नॉर्मल इमेज है उसमें इसोफेगस, डायफ्राम और जो स्टमक का जो पोजीशन है वो नॉर्मल है. लेकिन अगर वही हर्निया की कंडीशन में देखिए तो जो इसोफेगस क्या है वो ऊपर की ओर मूव हो गया है, जो स्टमक का पार्ट है वो भी क्या है? चेस्ट कैविटी की ओर मूव हो गया है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन. अ कंडीशन वेयर पार्ट ऑफ द स्टमक मूव अप इनटू द चेस्ट कैविटी थ्रू अ वीकेंड एरिया ऑफ द डायफ्राम. ठीक है, यह क्या है? कंडीशन है जिसमें जो पार्ट ऑफ स्टमक है, स्टमक का जो पार्ट है वो चेस्ट कैविटी की ओर मूव हो जाता है. किसके थ्रू? वीक एरिया ऑफ द डायफ्राम. जो डायफ्राम का वीक एरिया है उसके थ्रू ये चेस्ट कैविटी में मूव करता है. ठीक है, जो हर्निया है वो एक कंडीशन है जिसमें स्टमक का जो अपर पार्ट है वो चेस्ट कैविटी की ओर मूव हो जाता है जो डायफ्राम का वीक एरिया है उसके थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट hiatus hernia is the protrusion of the stomach upward into the mediastinal cavity through the esophageal hiatus. हाइटस हर्निया क्या है? प्रोट्रूशन ऑफ द स्टमक. मीन्स प्रोट्रूशन यानी कि किसी भी पार्ट का बाहर की ओर या फिर किसी और ओर मूव हो जाना. ठीक है, तो जो स्टमक का अपर पोर्शन है वो प्रोट्रूड हो जाएगा मेडिस्टिनल कैविटी में. मेडिस्टिनल कैविटी में चेस्ट कैविटी ही है वो. ठीक है, तो इसमें स्टमक का जो अपर पार्ट है वो मेडिस्टिनल कैविटी की ओर प्रोट्रूड हो जाएगा जो इसोफेगस हाइटस है उसके थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स. मेनली इसके 3 टाइप्स है: स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया एंड कंबाइंड हाइटस हर्निया. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट इज sliding hiatus hernia. It is occur when the junction between the stomach and esophagus slides up through the esophageal hiatus.
ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इंक्रीज प्रेशर इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जो स्लाइडिंग हाइटस हर्निया है वो कब अकर होता है, जब जो जंक्शन होता है स्टमक और इसोफेगस के बीच में वो ऊपर की ओर मूव कर देगा। ठीक है, जो चेस्ट कैविटी में वो मूव करेगा किसके थ्रू, जो इसोफेगस हाइटस होता है उसके थ्रू। और ये कंडीशन कब होगा, जब किसी भी प्रकार का प्रेशर अगर एब्डोमिनल कैविटी में पड़ रहा है उस कारण से। ठीक है, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया कब अगर करेगा, अगर स्टमक में किसी भी प्रकार का प्रेशर पड़ रहा है तो जो स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है वो ऊपर की ओर मूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोलिंग हर्निया in which the gastroesophageal junction stay where it belong, attached at the level of the diaphragm, but the part of the stomach passes or bulge into the chest cavity। जो पैराइसोफेजियल हर्निया है वो कब पैराइसोफेजियल हर्निया है उसको रोलिंग हर्निया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है वो जिस जगह में वो उसी जगह में रहेगा, वो कहीं और मूव नहीं होगा। अटैच एट द लेवल ऑफ डायफ्राम, एक क्या है जो डायफ्राम का लेवल है वो अटैच होगा, लेकिन जो पार्ट ऑफ द स्टमक है, ठीक है, जो स्टमक का पार्ट है वो चेस्ट कैविटी की ओर मूव हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पार्ट है स्टमक का वो ऊपर की ओर बल्ज हो गया एक रोल के समान, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग हर्निया भी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कंबाइंड हाइटस हर्निया in which both sliding and para esophageal hiatus hernia are involved। जो combined hiatus hernia है इसमें sliding hiatus hernia और para esophageal जो hiatus hernia है वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि उसका जो जंक्शन है इसोफेगस और स्टमक के बीच में वो भी चेस्ट कैविटी की ओर मूव हो गया है, उसके साथ जो पार्ट है स्टमक का वो भी चेस्ट कैविटी की ओर मूव हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कॉजेज। The causes mainly depend on the pressure on the abdomen। ऐसे कौन कौन से कॉज है जो जिसके कारण से स्टमक में प्रेशर पड़ता है, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग, अगर बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, बहुत भारी भारी सामान उठा रहे हैं तो वो भी क्या लीड कर सकता है, हाइटस हर्निया। ठीक है, फ्रिक्वेंट और हार्ड कफिंग, अगर कंटिन्यूसली कफ हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है तो ये भी इसके भी कारण से क्या हो सकता है, ये हर्निया को लीड कर सकता है। हार्ड स्नीजिंग, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्नीजिंग हो रहा है और ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो ये भी क्या लीड कर सकता है, हर्निया को। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, अब प्रेगनेंसी कैसे, जब बेबी यूट्रस में प्रेजेंट होता है तो जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होते जाता है तो यूट्रस का भी साइज़ क्या है, इंक्रीज होते जाता है, तो यूट्रस क्या है, प्रेशर इंसर्ट करते जाता है एब्डोमिनल की ओर, तो हो सकता है इस कारण से भी जो पार्ट है अपर पार्ट स्टमक का वो चेस्ट कैविटी की ओर मूव हो जाए। ठीक है, देन वॉमिटिंग, अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है कंटिन्यूसली तो हो सकता है ये भी हर्निया को लीड कर रहे हैं। ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन, अगर कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन है जिसको ट्रीट नहीं करवा रहे तो हो सकता है ये भी हर्निया को लीड करे। देन ओबेसिटी के कारण भी हर्निया होने का चांस है। ठीक है, कॉजेज में हमने क्या देखा, हैवी लिफ्टिंग, फ्रीक्वेंट और हार्ड कफिंग, हार्ड स्नीजिंग, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी। देन नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू कॉज। गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन डिस्प्लेसमेंट that lead to decreased lower esophageal pressure, lead to large opening of the esophagus hiatus, that lead part of the stomach protrude into chest cavity and that lead hiatus hernia due to cause। हमने देखा अभी हैवी लिफ्टिंग, हार्ड स्नीजिंग, हार्ड कफिंग, तो ये सारे कॉज के कारण क्या होगा, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है वो क्या है अपनी जगह से हट जाएगा, जो क्या लीड करेगा, डिक्रीज लोअर इसोफेजियल प्रेशर, जो लोअर इसोफेगस का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, जो इसोफेगस हाइटस का जो ओपनिंग है वो लार्ज हो जाएगा और ये क्या लीड करेगा, स्टमक का जो अपर पार्ट है वो चेस्ट कैविटी की प्रोट्रूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लीड करेगा, हाइटस हर्निया। ठीक है, कॉज के कारण क्या होगा, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है वो अपनी जगह से हट जाएगा, ऊपर की ओर मूव कर देगा, तो जिस कारण से जो लोअर इसोफेगस का जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो इसोफेगस हाइटस का जो ओपनिंग है वो भी लार्ज हो जाएगा, जिस कारण से जो स्टमक का अपर पार्ट है वो चेस्ट कैविटी को
प्रोट्रूड हो जाएगा, ठीक है, जो क्या लीड करेगा हाइटस हर्निया। देन नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स, हार्ट बर्न। अब जो स्टमक का पार्ट है वो चेस्ट कैविटी की ओर मूव हो गया है, तो हो सकता है इस कारण से रिगजिटेशन भी हो, तो स्टमक कंटेंट्स है वो ऊपर की ओर बैक फ्लो हो, तो इस कारण से क्या करेगा, ये हार्ट बर्न करेगा। बेल्चिंग, कंटिन्यूसली डकारें आएगी, ठीक है। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, किसी भी चीज़ फूड को निगलने में डिफ़िकल्टी होगा। चेस्ट पेन, स्टमक का जो पार्ट है वो चेस्ट कैविटी की ओर आ गया है, इस कारण से वो चेस्ट पेन भी लीड करेगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। ब्लॉटिंग में सूजन भी आ सकता है एब्डोमिन में, ठीक है। हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग होगा, ब्लडी वॉमिटिंग, ठीक है। बर्निंग इन द थ्रोट, जो एसिड कंटेंट्स है स्टमक के हो सकता है उसके बैक फ्लो के कारण से थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन भी हो। देन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। सो फर्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में मेनली हम उसका जो भी पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेंगे, और मेनली हम लोग उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने क्या हैवी लिफ्टिंग किया था, जैसे कि कॉस्ट में हमने देखा था, या फिर ये कंटिन्यूसली वॉमिटिंग आ रही है, या फिर कफिंग या फिर स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग उससे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, मेनली हम लोग इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हाइटस हर्निया है वो चेस्ट कैविटी में उसका साइज़ कितना है, ठीक है। देन वेरियम सैलोइंग के थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर्निया प्रेजेंट है या नहीं। एंडोस्कोपी के थ्रू भी हम लोग हर्निया प्रेजेंट है या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसोफेजियल मैनोमीटर के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं कि जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है उसका प्रेशर कितना है, ठीक है। और गैस्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी हम लोग पता कर सकते हैं हर्निया प्रेजेंट है या नहीं। सीटी स्कैन में मेनली हम लोग इवॉल्यूएट करेंगे पैराइसोफेजियल हर्निया में, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका साइज़ कितना है और कोई अदर ऑर्गन्स है जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला है एंटासिड। इट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। जो एंटासिड होता है वो क्या करता है, जो स्टमक के एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, रेनिटिडिन। देन सेकंड है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, यूज टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड। जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है वो क्या करता है, स्टमक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है, उसके प्रोडक्शन को एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोड्यूस होने देता है, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल ये है सिमेंटिडिन एंड फेमोटिडिन। देन नेक्स्ट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ये क्या करेगा, ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन फॉर लॉन्गर देन H2 रिसेप्टर। ये क्या करता है, जो एसिड का प्रोडक्शन है उसको ही ब्लॉक कर देगा। लेकिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ये क्या करता है, H2 रिसेप्टर से ज़्यादा वर्क करता है और ज़्यादा देर तक वर्क करता है। और इसके एग्जाम्पल है ओमेपैराजोल एंड इसमेपैराजोल, ठीक है। एंटासिड क्या करेगा, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, H2 रिसेप्टर उसके जो प्रोडक्शन है उसको वो लिमिटेड अमाउंट में ही होने देगा। और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से है ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा एसिड के प्रोडक्शन को। इसके अलावा हम लोग उनको एंटी एमेटिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उनको वॉमिटिंग है। एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि उनको चेस्ट पेन एंड एब्डोमिनल पेन है उसके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें पहला है ओपन सर्जरी इन्वॉल्व मेकिंग अ लार्ज इंसिजन इन द एब्डोमेन। द सर्जन विल पुल द स्टमक बैक अप इनटू एब्डोमिनल कैविटी एंड रैप द अपर पोर्शन, ठीक है। ओपन सर्जरी में क्या होता है, जो सर्जन है वो लार्ज इंसिजन करेगा एब्डोमेन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब जो सर्जन है वो क्या करेगा, जो भी पार्ट स्टमक का चेस्ट कैविटी की ओर पुश हुआ है उसको वापस से एब्डोमिनल कैविटी में पुल करेंगे और उसको रैप कर देंगे ताकि वो फिर से चेस्ट कैविटी की ओर मूव ना करे, ठीक है। ओपन सर्जरी में जो सर्जन क्या करता है, लार्ज इंसिजन करेंगे एब्डोमेन में और जो भी पार्ट स्टमक का चेस्ट कैविटी की ओर पुश हुआ है उसे वापस एब्डोमिनल कैविटी में पुल करेंगे और उसे रैप कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज निसन फंडोप्लिकेशन। द सर्जन इंसर्ट लेप्रोस्कोप इनटू द एब्डोमेन टू रिपेयर हर्निया।
द सर्जन आल्सो टाइट द स्टमक ओपनिंग टू प्रिवेंट द हर्निया फ्रॉम कमिंग बैक। ठीक है, डिक्सन फंडोप्लिकेशन में क्या होता है, जो सर्जन है वो लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करेगा एब्डोमेन में। इसमें एब्डोमेन में क्या एक होल बनाएंगे, उस होल के थ्रू लेप्रोस्कोप को एब्डोमेन में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो भी एरिया चेस्ट कैविटी की ओर मूव है उसको वापस से एब्डोमिनल कैविटी में पुश करेंगे और उसको टाई कर देंगे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से टाई हुआ है वो। ठीक है, उस तरीके से टाई कर देंगे ताकि वो फिर से जो फर्दर हर्निया होने के चांस है उससे प्रिवेंट हो सके। ठीक है, इसमें क्या होगा, सर्जन लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करेगा एब्डोमेन में और जो भी पार्ट स्टमक का चेस्ट कैविटी में मूव किया है उसको वापस से एब्डोमिनल कैविटी में लाएंगे और उसको टाई कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एंडोल्यूमिनल फंडोप्लिकेशन. It is less invasive than laparoscope. The surgeon does not need any incision. They place endoscope to the throat and into the food pipe. The surgeon tightens the area where the stomach and esophagus join to prevent reflux. Endoluminal fundoplication में एक क्या है, लेस इन्वेंसिव है, लेप्रोस्कोप है। इसमें क्या है, किसी भी इंसिजन की नीड नहीं होती है। इसमें जो सर्जन है वो क्या करेगा, एंडोस्कोप को थ्रोट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, थ्रोट के थ्रू इंसर्ट करेंगे फूड पाइप में। और जो सर्जन है क्या करेगा, जो भी पार्ट चेस्ट कैविटी की ओर मूव है उसको वापस से वही एब्डोमिनल कैविटी में उसको पुल करेंगे और उसको टाई कर देंगे एरिया को। ठीक है, जहाँ पे स्टमक और इसोफेगस जॉइन होते हैं उस एरिया को टाई कर देंगे, जिससे कि जो रिफ्लक्स है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, एंडोल्यूमिनल फंडोप्लिकेशन क्या है, एक लेस इन्वेंसिव प्रोसीजर है। इसमें किसी भी इंसिजन की नीड नहीं होती है। इसमें एंडोस्कोप प्लेस करेंगे थ्रोट के थ्रू एब्डोमिन तक और जो भी एरिया चेस्ट कैविटी की ओर मूव है उसको वापस एब्डोमिनल कैविटी में लाके टाई कर देंगे, जिससे कि जो रिफ्लक्स है उसे प्रिवेंट किया जा सके। देन नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, अवॉइड एसिड कंटेंट फूड। सबसे पहले तो जिस पेशेंट को हाइटिस हर्निया उसे हम लोग जितनी भी एसिड कंटेंट फूड है उसको अवॉइड करने बोलना है। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग के लिए उसको मना करना है। ठीक है, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ, उनको जितने भी टाइट फिटिंग क्लॉथ है उनको पहनने के लिए मना करना है। मेनली ऐसे कपड़े जो मेनली एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा प्रेशर डालते हो उससे कपड़े को अवॉइड करना है। अगर लूजिंग वेट इफ़ ओवर वेट, अगर वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है तो उनको वेट लूज़ करने बोलना है। ठीक है, टेक प्रॉपर मेडिकेशन, और उनको प्रॉपर मेडिकेशन के लिए बोलना है टाइम टू टाइम लेने का। ठीक है, टीच टू डाइटिक चेंज, उनका जो भी डाइटिक चेंजेस है उससे रिलेटेड टीच करना है। उनको बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलना है, ज़्यादा स्पाइसी फूड और मसालेदार फूड को अवॉइड करने बोलना है। ठीक है, देन फॉलो अप केयर, और उनको फॉलो अप केयर टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट लेने के लिए बोलना है। ठीक है, एंड एड मोर नर्सिंग मैनेजमेंट इफ़ यू नीड। ठीक है, तो हमने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, हाइटिस हर्निया के टाइप्स, क्या क्या कॉजेज़ थे उसके, और क्या पैथोफिजियोलॉजी है, और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स थे उसके। ठीक है, और क्या क्या हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट है, कैसे सर्जरी के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स।